Hello बच्चों, good morning to all of you and welcome back again the video lectures of Defense Services Academy. So in the previous video lecture we discuss about the potential energy, है ना. लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh वो कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी, दैट इज जो एनर्जी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन हम कभी प्लस या माइनस साइन को यूज करते हैं ना. जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस के ऊपर से सर्टन हाइट से रेज करते हैं तो इन दैट केस द एनर्जी इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट एंड वी कंसिडर दैट एनर्जी एज अ पॉजिटिव. बट whenever any object fall from a height h to the surface, in that case we are consider what? Energy is a negative, because in that case the object has a potential energy which is lose by it when it fall from certain height. तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ क्या करता है, कोई भी बॉडी एनर्जी को गेन करता है और उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था. एंड जब बॉडी सर्टन हाइट से फॉल होती है इन दैट केस एनर्जी इज लूज बाय द बॉडी एंड वी कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी एज अ निगेटिव. और एक चीज हमने डिस्कस की थी कि ना क्लोज लूप एक पर्टिकुलर ट्रिप में जीरो से सर्टन हाइट, फिर सर्टन हाइट से फिर से जीरो पर, इस दौरान जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की इज इक्वल टू जीरो होती है. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम एनर्जी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आपने 8, 9, 10 में बार बार इस लॉ के बारे में डिस्कस किया है, तो आप सभी को इस लॉ के बारे में पता है ही. फिर भी कुछ एग्जाम्पल से आपके जो आने वाले 11th 12th में कुछ डाउट्स आ सकते हैं, ये अभी आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस कर चुके. क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Whenever energy changes from one form into another, the total amount of energy remains constant. जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो जितनी एनर्जी खर्च हुई है, मतलब जितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, चेंज हुई, उतना ही अमाउंट ऑफ वो दूसरे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सही है. सो देखिए, जैसे ये कोई पर्सन है जिसके हाथ में एक हमने ऑब्जेक्ट यानी एक बॉल रखा है. जैसे इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को ऊपर थ्रो करेगा, व्हाट हैपन, वो सर्टन हाइट से एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उस पर्टिकुलर हाइट पर जाते जाते उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था बच्चों आपको कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उस बॉडी के पास, वो एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. कब? जब भी कोई भी बॉडी मोशन में होती है तब उसके पास जो भी टोटल एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. जब स्पीड मैक्सिमम रहेगी तब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और जब बॉडी रेस्ट में होती है या मतलब मिनिमम स्पीड पे होगी उसके पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. बट किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग द मोशन अगर हम चेक करते हैं तो नेट टोटल एनर्जी जो होगी उस बॉडी की जो मोशन कर रही है, इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के पास बच्चों टोटल एनर्जी है 100 जूल. ठीक है, अब ऐसी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, बोला जब मोशन करेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी पर, दूसरी काइनेटिक एनर्जी. सही है. अब जब बॉडी सपोज रेस्ट में है तो उसके पास जो भी
टोटल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि जब भी बॉडी रेस्ट में होती है उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस कर चुके, हाफ mv²। उसके पास v मतलब वेलोसिटी, स्पीड ही नहीं है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0। फिर जैसे ही मोशन शुरू हुआ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। ये 90 होगी तो ये 10 होगी, ये 80 होगी तो ये 20 होगी। एक सर्टेन टाइम पर जब स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0। मतलब ड्यूरिंग इट्स ऑल मोशन टोटल एनर्जी, टोटल करके देखिए हर जगह पर आपको 100 ही दिखेंगी। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए जैसे ये कोई पर्सन है, इसके पास हाथ में रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है। अब जैसे ही इसको थ्रो करेगा, है ना, ये थ्रो किया, फिर से नीचे आ गया बॉल। अब क्या हुआ ड्यूरिंग दिस मोशन? चलो डिस्कस करते हैं हम इसको। अब इस मोशन में जैसे इन्होंने बॉल थ्रो करके नीचे आ गया बॉल, तो क्या हुआ? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, जब भी बॉडी को ऊपर फेंका गया, एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एनर्जी में, तो उसमें फर्स्ट टाइप क्या बोले थे? मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट हैज 2 टाइप्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो क्या बोल रहा है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड और ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, the total mechanical energy, that is the sum of potential and kinetic energy at each and every point on its path remains constant। अभी मैंने जैसे एग्जांपल में बताया कि उस बॉडी के पास 100 जूल की एनर्जी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, पोटेंशियल और काइनेटिक में। जब पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम, जब काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम। तो देखिए जैसे इस ऑब्जेक्ट को बच्चों यहां से ऊपर फेंका गया, तो जैसे जैसे ऊपर गया ग्रेविटेशनल फोर्स की उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो एक सर्टेन हाइट तक के ही वो जा पाएगा। एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। और स्पीड 0 हो गई मतलब वो रेस्ट में आ गया कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए, तो उस हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0, क्योंकि उसके पास अगर स्पीड होती तो वो और ऊपर जाता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए तो एक पर्टिकुलर हाइट तक की ही वो जाता है। इस हाइट पर जाने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 0, है ना। और स्पीड 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर क्या होगा? जैसे ही हाइट पर गई बॉडी रुक गई, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर फोर्स लगा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू होगी। जैसे जैसे बॉडी नीचे आते जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर बढ़ते जाएगा, उसकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी, और जब वो लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, note that at the highest point of its motion the energy is in the full form of a potential energy। जब भी ये बॉडी किसी हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगी, उस पॉइंट पर क्या रहेगी? उसके पास जो एनर्जी है वो पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट द एनर्जी इज फुल्ली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। मैंने बताया ना, लोवेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्योंकि उसके पास मैक्सिमम स्पीड रहेगी। एट ऑल अदर पॉइंट्स द एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एंड पार्शियली काइनेटिक। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट छोड़कर जो बीच वाले पॉइंट है ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो उस बीच वाले पॉइंट में क्या होगा? कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। समझ में अभी ये? तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते जाती, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और वही कहना है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो चलिए इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझने के लिए हम हमारे डेली लाइफ का और एक एग्जांपल ले लेते।
दैट इज सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है आप सभी को पता ही है ना, हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक होती है वहां पर यूज करते। और किस टाइप का मोशन करती है बच्चों ये पेंडुलम, ये दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम, बॉब, है ना। तो जब ये पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में होता है, इस पोजीशन को कहा जाता है बच्चों मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, या इसी को और दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम जो हमारे वॉल क्लॉक में होता है, ये कैसा मोशन करता है, यहां से सर्टेन डिस्टेंस आगे जाता है, बराबर है, फिर वहां से फिर से मीन पोजीशन पे आता है। तो देखिए ये मीन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस पोजीशन को कहा जाता है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। जहां से स्टार्ट होता है मोशन, उस मोशन को कहेंगे हम मीन पोजीशन, और जहां पे हमारा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। फिर एक्सट्रीम से मीन के आने के बाद फिर से इधर एक उतना ही डिस्टेंस जाता है जितना आगे गया था, इसको हम कहते हैं, अब देखो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, उतना ही डिस्टेंस इधर भी ट्रैवल किया गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम एक को कहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, दूसरे को कहेंगे निगेटिव एक्सट्रीम। अब देखिए इस ड्यूरिंग दिस मोशन, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जीरो से मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, तब उसके पास शुरुआत की बात करें तो उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, वो रेस्ट में होगा। फिर क्या होता है, जैसे उसने मोशन स्टार्ट किया, वो क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ यहां तक के पहुंचता, अब यहां पर आते आते उसकी स्पीड हो जाती है 0, बराबर है। अगर उसके पास और वेलोसिटी होती तो वो और आगे जाता, बराबर है। तो यहां पर आने के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाती, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। और जब वो एक्सट्रीम से कहाँ पर आता है, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, हाईएस्ट वेलोसिटी होने की वजह से ही तो वो और आगे जा पाता है। तो हमेशा याद रखिए सिंपल पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पूरी तरह से पोटेंशियल में। और जब वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आता है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो ये एक बॉब था, इसको हमने मीन पोजीशन से सर्टेन डिस्प्लेसमेंट देंगे और छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ऑसिलेट होना शुरू कर देगा, है ना, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ऑसिलेशन होगा उसका। अब फिर से यहाँ पे एक टाइप का मोशन हो रहा है, जब भी बॉडी मोशन में होती है उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो अगेन पोटेंशियल और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोला मैंने, अभी एक्सप्लेन किया, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज एट रेस्ट पोजीशन, इसलिए उसके पास मैक्सिमम एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी पोटेंशियल में। और जैसे वो वहां से रिलीज होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी से बढ़ते बढ़ते मीन पोजीशन पे उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, और जहां पर वेलोसिटी हाईएस्ट होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी। So potential energy is maximum and kinetic energy is 0 at extreme position, और mean position पे क्या बोला, velocity maximum, so kinetic energy maximum, potential energy mean position पे क्या रहेगी, 0। तो देखिए आगे वाले पॉइंट में क्या बोला है, kinetic energy is maximum and potential energy is minimum at the mean position। जो बीच वाली पोजीशन होती है जिसको मैंने पहले ही समझाया, दिस पोजीशन मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। बट अगेन ड्यूरिंग दिस मोशन, टू एंड फ्रो मोशन के वक्त जो टोटल एनर्जी होती है
वो हमेशा किसी भी पोजीशन पे चेक करोगे तो वो सेम रहेगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में समझे, तो एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही कहना है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। वैसे तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, बट फिर भी कुछ बच्चों ने भूल गए होंगे, तो भी ये ताजा हो गई है। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, सिंपल पेंडुलम हमें क्लास 11-12 में पढ़ना है, तो ये सब चीजें जो मैंने बताया हूँ, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, क्लास 11th और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक जो एनर्जी वाला टॉपिक था बच्चों, वो ऑलमोस्ट हमने जो बेसिक चीजें थी जो हमें काम आने वाली उसको डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, दैट इज पावर। तो पावर को भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा इस टॉपिक का जो लास्ट वाला टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर में, दैट इज पावर। तो हमने इस वर्क एनर्जी पावर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही सभी तीनों फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पावर मतलब क्या कहा था, कोई भी बॉडी का वर्क करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, एबिलिटी टू डू वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब जब हम एनर्जी या वर्क डन को टाइम के साथ रिलेट करेंगे तब हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज पावर। जैसे इसको समझने के लिए हमने बोले थे कि कोई दो पर्सन है, उनको एक पर्टिकुलर वर्क दिया कि एक ग्राउंड है हमारा 500 मीटर का, उसके 10 राउंड मारिए। तो एक ने उसको 5 मिनट में कंप्लीट किया, दूसरे को 7 मिनट लग गए। मतलब ऐसे वक्त में हमें कंपैरिजन करना होता है कि दोनों पर्सन में ऐसी कौन सी एबिलिटी है, कौन सी खास बात है जो एक ने 5 मिनट में कर लिया, दूसरे ने 7 मिनट लग गए। तो उसी को कहते हैं बच्चों पावर, एबिलिटी टू डू वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। सेम काम करना था, सेम वर्क करना था, बट एक को ज्यादा समय लग रहा है, एक को कम, तो हम क्या बोलेंगे, जिसने कम समय में ये सब किया उसके पास ज्यादा पावर है, और जिसने उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा समय लगा उसको हम बोलेंगे इट हैज अ लो पावर। सो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी। मतलब कितने समय में, रेट ये वर्ड आया मतलब समझ जाइए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई भी बॉडी का किसी पर्टिकुलर वर्क को करने का या कंज्यूम एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ पावर। और पावर को हम और एक तरीके से डिस्कस कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो ये कब होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कब कन्वर्ट होती है, जब भी वर्क डन होगा, है ना। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्शन करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी को हम कहने वाले पावर। सो एवरेज पावर अगर मुझे कहीं निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, टोटल कितना काम किया और उस काम को करने के लिए कितना समय लगा, सिंपल। सो एवरेज पावर इज नथिंग बट द वर्क डन, टोटल वर्क डन एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और उसी को हम और कैसे बोल सकते, वी ऑल नो दैट वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। सो वर्क डन किया मतलब एनर्जी कंज्यूम किया, है ना, जब भी हमें काम करना है तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंज्यूम। सो पावर को, एवरेज पावर को हम और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते, दैट इज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम और टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो इसके बाद हमें पावर को एक सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने समय में कितना वर्क किया, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू, और एवरेज पावर इज इक्वल टू W मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और उसी को हम एनर्जी डिवाइडेड टाइम, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर इक्विवेलेंट। जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही वर्क डन करेगा, सही है। सो ये फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नाउ
इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या? जब भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं हम, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किए थे, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब देखो कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, कोई भी काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वक्त, इंस्टेंटेनियस स्पीड के वक्त, कि हमारी गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ड्यूरिंग दिस मोशन हमारी गाड़ी की स्पीड एक जैसी रहेगी कि हमेशा नहीं, जहां भीड़ आएगी हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, रास्ता खाली दिखा हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो मैंने सपोज उस ड्यूरेशन में मैंने 10 मिनट के बाद गाड़ी के मीटर में देखा तो मुझे स्पीड दिखी 40 मीटर पर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्टिकुलर 10th वाले मिनट में जो स्पीड रहेगी उस स्पीड को क्या कहते हैं हमने? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इस तरह इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या? द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एट द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। इसको डिफाइन करते वक्त ऐसा लिखा जाता है लिमिट टेंड्स टू जीरो, बट इसका मतलब क्या है बच्चों? एक पर्टिकुलर छोटा सा वर्क करने के लिए किसी पर्टिकुलर छोटे से टाइम में कितना पावर है, समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे क्या लिखा है, पावर इज इक्वल टू dw अपॉन dt। इसका मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने w अपॉन t लिखी, अभी इंस्टेंटेनियस में हम क्या लिख रहे हैं? dw अपॉन dt। तो देखिए मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, एक छोटा सा टाइम इंस्टेंट है स्मॉल टाइम dt, इस स्मॉल टाइम में कितना स्मॉल वर्क डन हो रहा है, dw मतलब स्मॉल वर्क डन। ओके, सो एक पर्टिकुलर छोटे टाइम इंस्टेंट पे कितना टोटल वर्क डन हुआ, दैट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए वर्क डन चेक कर रहे हैं, सो दैट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। सो द वर्क डन बाय अ फैक्टर f फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब पावर का आपको और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 12 में बच्चों ये इसका बहुत काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस पावर में क्या डिफाइन की, एक स्मॉल वर्क डन है और एक स्मॉल टाइम पीरियड है। तो मुझे बताइए वर्क डन मतलब हमने क्या कहा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने किसी बॉडी पर F फोर्स लगाया जिसकी वजह से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, ठीक है? तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? स्मॉल वर्क डन। तो देखिए the work done by a factor by a force F for a displacement dr, एक small displacement करने के लिए small work done किया हमने dw। so work done हमने पता है force into displacement, this is the dot product of vector F and vector S, जो हमने displacement कहा था अभी, small displacement को हम यहाँ पे dr कह रहे हैं, ठीक है? so dot product of force and displacement gives the value of work done। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है? सो क्या हो जाएगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस पावर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस यार। देखिए पावर इस वर्क डन की जगह मैंने ये टर्म लिख दिया, देखिए यहाँ पर ये जो वर्क डन था dw, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr डिवाइडेड बाय क्या है? dt। अब ये टर्म देखिए क्या है यहाँ पर? dr अपॉन dt। dr मतलब क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt मतलब स्मॉल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब होता है वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू dr बाय dt, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो पावर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वेक्टर f डॉट वेक्टर v। समझ में? सो देखिए आगे यहाँ पे लिखा ही होगा, सो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए एरो लगा इसके फॉर्म सर के ऊपर, और पावर भी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अगर यहाँ पे क्रॉस लिख देता तो मुझे जो क्वांटिटी मिलना था वो भी वेक्टर ही होना चाहिए। जैसे हमने वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का
डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट किए तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो उसी तरह पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखना है पावर के। पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड दैट इज पावर इज आल्सो नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नाउ पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपने कॉपी में लिखना है। दैट इज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी डिस्कस कीजिए हमने। तो पावर को मेजरमेंट करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही बताना पड़ता, कोई भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर को हम किस में मेजर करते हैं ऐसा सिस्टम में, दैट इज वैट। अगर इसको हमें स्मॉल फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कैपिटल W, और फुल फॉर्म में लिखोगे तो ऑल द लेटर शुड बी स्मॉल। देन 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये कैसा आया? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। सो हम क्या बोल सकते हैं? 1 वैट का पावर हुआ, ऐसा कब बोलेंगे? जब 1 जूल की एनर्जी है ना, 1 जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च हो रही होगी, तो हम कहेंगे कि दैट हैज अ पावर ऑफ 1 वैट। सो इसलिए 1 वैट इज इक्वल टू क्या लिखा? 1 जूल पर सेकेंड। ओके, नाउ 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second, वही मैंने अभी आपको बताया। और 1 watt is the power when 1 joule of energy is consumed in 1 second, है ना। एक तो वर्क डन हुआ 1 जूल का, या फिर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हुई 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पावर ऑफ 1 वैट। देन अगर हम हायर पावर को मेजरमेंट करना है तो हम पावर को किलोवाट में मेजर करते हैं। तो किलो मतलब क्या होता है? 1000। जैसे 1 किलोग्राम सब्जी लाते तो 1000 ग्राम मिलती है हमें, है ना। उसी तरह 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 1000 वैट। उसी तरह और हायर कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे मेगावाट। मेगा मतलब होता है 10 टू द पावर 6। सो 1 मेगावाट मतलब कितना हो जाएगा? ये 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख वैट। इसी को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? 1 मेगावाट मतलब कैपिटल M कैपिटल W, दैट इज 10 टू द पावर 6। बताया था मैंने अभी, 10 टू द पावर 6 वैट। और जो हमारी व्हीकल्स होती है, जो हायर पावर, जो हमारे घर में वाटर पंप्स यूज करते हैं, उसका जो पावर मेजरमेंट होता है बच्चों, और एक हायर यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर। नाम सुना ही होगा आपने। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वैट। ये भी कन्वर्शन आपका क्लास 10 में हो चुका है। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट है पावर मेजरमेंट का, जहां पर हायर पावर मेजर करते हैं तो HP में करते हैं, दैट इज हॉर्स पावर, एंड विच इज इक्वल टू 746 वैट। तो ये सब कन्वर्शन फैक्टर अपने कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनकी एक बार रिवीजन हो गई है हमारी। अब ये चीज़ें आपको क्लास 11-12 में बच्चों काफ़ी काम आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बढ़िया से ये सभी चीज़ें समझी होगी, रिवाइज हो चुका होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।